इससे पहले के 3 वीडियो में हमने 3 नियमों को अच्छे से समझ लिया है कि किस प्रकार से एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, उन नियमों में हमने क्या पढ़ा, पहला तो पढ़ा अबॉव का नियम, दूसरा पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एटम के लिए किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। परमाणुओं में विद्यमान विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है, उस व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक का हम देखते हैं तो पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के बाद पहला जो सेल होता है उस सेल में केवल एस कक्षक होता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1s में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। आने वाला जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी उसी एस में रहेगा, तो हीलियम के लिए हो जाएगा 1s2। अब ये पहला जो सेल था वो कंप्लीट हो गया, अब आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे सेल में जाएगा, तो लिथियम 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s का 1। अभी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है एस में, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, उसमें एक ऑर्बिटल होता है। तो बेरिलियम 4 चौथा जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो 2s2 में भरेगा। ठीक है, इस प्रकार से बेरिलियम का 1s2 और 2s2 होगा। उसी प्रकार जब पांचवा इलेक्ट्रॉन आएगा बोरान के लिए तो वो 2p1 में जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड जो सेल होता है उसमें एस और पी 2 ऑर्बिटल रहते हैं, तो पहला ऑर्बिटल एस के भरते ही दूसरा कहाँ जाएगा, p1 में जाएगा। ठीक है, पी में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो पी में अभी केवल px में है, अब इसमें py और pz जो है वो बचा हुआ है जो आगे फिल होगा। कार्बन 6 के लिए देखते हैं, कार्बन 6 में क्या होगा, 1s2 2s2 2p का 2, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, py में गया। पहला p1 जो है वो जाता है px में और जो दूसरा जो p2 होता है वो जाता है y में। ठीक, उसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए देखते हैं एटॉमिक नंबर 7, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p का 3। ठीक है, जहाँ पर 2p3 आता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऑक्सीजन 8 के लिए देखते हैं 1s2 2s2 2p का 4। ठीक है, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वापस px में गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरीन के लिए, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p का 5। नेक्स्ट देखते हैं नियॉन 10 1s2, ये पहला सेल। अब ये दूसरा सेल जो है इसमें s और p ऑर्बिटल है, तो 2s2 और 2p6, ये सेल भी क्या हो गया, अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम के लिए, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, यहाँ पर ये तीसरा सेल स्टार्ट हो गया। अब इस तीसरे सेल में क्या होगा, s p और d 3 ऑर्बिटल आएंगे, s p और d। ठीक है, इसमें आपके 3 ऑर्बिटल ये आएंगे। तो मैग्नीशियम के लिए देखते हैं, मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, जैसे ही s में 2 गया अब यहाँ पर p में फिल होगा। ठीक, तो एल्यूमिनियम 13 में देखिए बाकी सेम रहेगा, यह जगह 3p1। उसके बाद सिलिकॉन के लिए 3p2, फास्फोरस के लिए 3p3। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। अब बाकी पहले के जो सेल है उसमें सेम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही रहता है। ठीक है, यहाँ पर सोडियम में एक चीज़ ध्यान दीजिए, सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन जब तीसरा सेल स्टार्ट होता है तो हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं। इससे पहले जो 1s2 2s2 2p6 ये जो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे हम सोडियम के लिए क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए नियॉन। ठीक है, अब उसके बाद आप लिख सकते हैं इसको 3s1। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि इसके पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके समान है, नियॉन के समान है। ठीक है, इसी प्रकार जब ये p ऑर्बिटल पूरा कंप्लीट होगा तब हम उसको आर्गन 18 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सल्फर 16 के लिए, सल्फर 16 में 3p4। अब नेक्स्ट वाला p5 इसके क्लोरीन के लिए। फिर आर्गन 18 में देखिए 1s पहला सेल, ये 2s और 2p दूसरा सेल, और ये 3s और 3p ये आपका तीसरा सेल है। लेकिन यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 3d बचा हुआ है। ठीक है, तो 3d से पहले क्या आता है आपका 4s आता है, ये केवल अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, सेल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यहाँ पे 4s1, तो 4s1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इससे पहले के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में आर्गन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम 21 के लिए आ जाएगा 4s2। अब ये s1 और s2 कंप्लीट हो गया, तब क्या होगा आपका, वापस कहाँ पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से 3d में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्कैंडियम 21 के लिए। अब देखिए यहाँ पे 3d1 आया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है, 3d1 में। अभी 1 से कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटेनियम के लिए आ जाएगा 4s2 3d2, वेनेडियम के लिए 4s2 3d3। अब यहाँ पे क्रोमियम को देखते हैं, क्रोमियम जो होता है वो एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था 3d3 के बाद 3d4 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ 4s2 और 3d का
4, तो ये क्या होगा, अनस्टेबल रहता है। इसी को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3D का 5 और 4s का 1, तो 4s1 भी स्टेबल है और 3D 5 दोनों स्टेबल है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s1 3D का 5। मैग्नीज के लिए देखते हैं, तो अब वापस आ जाएगा ये 3D 5 4s2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन के लिए 3D 6 होता है लास्ट में, कोबाल्ट के लिए 3D 7, निकिल के लिए 3D 8। अब यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, 3D 8 के बाद 3D 9 नहीं होता, क्या होता है, 3D 10 होता है। 3D 10 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3D 10 और 4s1 दोनों जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लास्ट देखते हैं जिंक के लिए, तो जिंक के लिए हम पूरा देख लेते हैं। 1 पहले जो सेल है उसमें 1s2, दूसरे सेल में 2s2 2p6, तीसरे सेल में आपका 3s2 3p6 और 3D का 10, और ये चौथा सेल आपका 4s2। एटॉमिक नंबर 30 यानी कि जिंक के लिए दूसरे प्रकार से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 30 Zn, एटॉमिक नंबर 30, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा आपका पहले वाले सेल में यानी कि 1s में, ठीक है। तो पहला कहाँ गया, 1s में जाएगा, ठीक है। 1s यानी कि s में केवल एक ऑर्बिटल, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन bc में जाएगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा आपका 2s में, ठीक है। तो 2s में भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉन के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा 2p में, ठीक है। 2p में p मतलब 3 ऑर्बिटल 1 2 3, तो इसके बाद ये 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन। अब इसमें पेयरिंग होगा 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन और ये 10वां इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा आएगा, 3s आएगा, ठीक है। तो 3s में भी क्या होगा, फिर से एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 3p आएगा, 3p में कितना ऑर्बिटल रहेगा आपके पास, 3 ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4s आएगा, 4s में आपका एक ऑर्बिटल, लास्ट में आएगा आपका क्या, 3d ऑर्बिटल 4s के बाद आता है, क्योंकि इसका एनर्जी जो होता है वो 4s से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 1 2 3 4 5, यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन हो गया था, 10 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद ये 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, फिल करते जाना है, ठीक है। बस ऑर्डर याद रखना कि पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s, 3p, फिर 4s आएगा। यहाँ पे आप डी मत भरना, क्या जाएगा आपको 4s, उसका एनर्जी जो होता है वो कम होता है। फिर उसके बाद आपका 3d। नॉर्मली आपको करना क्या होता है, देखना होता है कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी कम है, ये आपको अब बहुत से पता चल जाता है। दूसरा देखना पड़ता है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता चल जाता है। और तीसरा देखते हैं कि जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल खाली ना हो तो हम उसका पेयरिंग कर देते हैं, जो हमें पता चलता है उनके मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल से, ठीक है। उम्मीद है अब आप किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं।